गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स। रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स को हम क्विक रिकैप करेंगे। पूरे सिस्टम से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, क्लासिकल साइन है, इंटरवेंशन है, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, एक साथ रिकैप करने की कोशिश करेंगे, एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सोचें कि ये चीज़ क्लियर नहीं करी, पैथोफिजियोलॉजी क्लियर नहीं करी, उसके लिए आपके पास में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। नर्सिंग स्टडीज की ऐप के अंदर पूरे के पूरे वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्विक रिकैप करना है। आपने पूरा पढ़ रखा है और अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, वो चीज हमको पकड़ने के लिए हम ये वाली क्लास को शूट कर रहे हैं। तो अपना आज का टॉपिक है रीनल सिस्टम डिसऑर्डर। रीनल सिस्टम डिसऑर्डर। रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स के अंदर हम पहले किडनी से संबंधित बीमारियों को बनाने की कोशिश करेंगे एंड आफ्टरवर्ड इसके क्लासिकल साइन इंटरवेंशंस को क्लियर करेंगे। सबसे पहली बात रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स के अंदर, सबसे पहली बात अगर अपन करें, देखिए किडनी में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन होता है, मानिए कि क्लाइंट में यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन हो रहा है। अब यूटीआई के अंदर हम रख देते हैं सिस्टाइटिस कंडीशन, हम संग में रख देते हैं यूरेथ्राइटिस कंडीशन, यूरेट्राइटिस कंडीशन, पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन। मतलब किसी भी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन हो रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सिस्टाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्राइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेट्राइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर, पाइलोनेफ्राइटिस रीनल पेल्विस में इन्फ्लामेशन कंडीशन। टू टाइप्स का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। अब इनके कारण से, या फिर अगर अपन किसी और प्रकार से बात करने की कोशिश करें कि किसी प्रकार का यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन किस किस प्रकार से हो सकता है, मानिए कि रीनल स्टोन, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, या फिर अगर अपन बात करें अगर किडनी में किसी प्रकार का अदर टाइप से इंफ्लामेशन हो रहा हो, ग्लोमेरुलोपैथी हो रही हो, ग्लोमेरुलोपैथी, जस्ट फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, देखिए ये अपन ने यहां पर क्लीन किडनी को मेक करने की कोशिश करी। ये किडनी है। अब इस किडनी में हम किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस को देखने की कोशिश करते हैं। मानिए सिंपल सा, अगर किसी क्लाइंट में यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन हो रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल सिस्टाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्राइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेट्राइटिस मीन इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेटर, एंड एक्यूट पाइलो और क्रोनिक
पायलोनेफ्राइटिस कंडीशन, या फिर अगर किसी प्रकार का यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो जस्ट फॉर कॉज रीनल स्टोन या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया कंडीशन, या फिर अगर अपन बात करें कि किसी प्रकार की ग्लोमेरुलोपैथी हो रही है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, देन फर्स्ट ये सब कंडीशंस किसके ऊपर लीड करती हैं? ये सब की सब कंडीशन सबसे पहले लीड करती हैं एक्यूट रीनल फेलियर के ऊपर। और एक्यूट रीनल फेलियर आगे की तरफ लीड करेगा क्रोनिक रीनल फेलियर। क्रोनिक रीनल फेलियर जब तक ट्रीट नहीं होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर जब तक ट्रीट नहीं होता है, जब तक क्लाइंट किस पर रहेगा? डेफिनेटली जब तक क्लाइंट रहेगा, ऑल ऑफ यू आर नोज वेल, हेमोडायलिसिस कंडीशन एंड पेरिटोनियल डायलिसिस कंडीशन मींस तब तक क्लाइंट रहेगा डायलिसिस के ऊपर। और फाइनली जब डायलिसिस से इफेक्टिव रिजल्ट कम हो जाएंगे तो इस कंडीशन पर आप बोलेंगे कि अपन को किसकी रिक्वायरमेंट होगी? किडनी के ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, किडनी के ट्रांसप्लांटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ये आपके सामने जो है, ये जो आपके सामने है, ये है रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स का एक छोटा सा रूप जो एवरेज 80% रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स को कवर करता है। अब यहां पर हम इनमें बार बार आने वाले क्वेश्चंस को एक साथ रिकैप करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हम रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स में बीमारियों को, क्लासिकल साइन, सिम्टम्स, इंटरवेंशंस को क्लियर करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ की मेडिकेशंस को एक बार में क्लियर कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, रीनल सिस्टम डिसऑर्डर्स में मेडिकेशंस की अगर अपन बात करें, ढंग से समझिएगा, रीनल सिस्टम डिसऑर्डर से रिलेटेड मेडिसिन। तो सबसे पहली मेडिसिन है यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक्स। यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक्स ये क्या है? ये होती हैं वह ड्रग्स जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। अब यहां पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चन की फॉर्म को समझिए। ये अपने के पास में कॉमन ड्रग्स रख रहे हैं अपन। फर्स्ट नंबर पे मीथेनामाइन, सेकंड नंबर पे नाइट्रोफ्यूरेंटियन एंड थर्ड नंबर पे नैलिडिक्सिक एसिड। मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, शॉर्ट टर्म पे आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, अब आपको ये जो ड्रग्स हैं इनके संग में एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो मैं उस क्वेश्चन को आपको बताना चाहता हूं एक बार साइड के तरीके से। देखिए आप यहां पर, मैं इस चीज को यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। एक छोटा सा क्वेश्चन रखता हूं, इस क्वेश्चन में आप कुछ चीज देखेंगे, मेरे को आप बताइएगा कि इसमें क्या समानता है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए डिफेरोक्सामाइन, दूसरे नंबर पे रिफाम्पसिन, थर्ड नंबर पे नाइट्रोफ्यूरेंटियन एंड फोर्थ फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये मैंने 4 प्रकार की ड्रग्स आपके सामने रखी हैं। पहली ड्रग्स है डिफ्रॉक्सामाइन, दूसरी ड्रग्स है रिफाम्पसिन, तीसरी ड्रग है नाइट्रोफ्यूरेंटियन और चौथी ड्रग है फिनाजोपाइरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। इस सब चारों ड्रग्स हर बार एग्जाम में आती है, इसलिए मैंने इन चारों ड्रग्स को एक साथ रखा है, चाहे तो वो इस चीज से संबंधित है या नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक ड्रग्स और मैं रिफाम्पसिन लिख रहा हूँ, ये तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है।
लेकिन यहां पर मैंने इनको इसलिए बताया क्योंकि इन चारों दवाइयों में कुछ ना कुछ समानता है जो कि पेपर की दृष्टि से आपके से कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं इस चीज को आपको क्लियर करता हूं। देखिए ये जो चारों दवाइयां हैं, ये जो चारों दवाइयां, इनका एक ही समानता है और वो समानता है कि ये हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज करती हैं। हार्मलेस यूरिन कलर चेंज, हार्मलेस यूरिन कलर को चेंज करती है। हार्मलेस का मतलब हानिकारक नहीं होती है, बट यूरिन के कलर को चेंज करती है। जस्ट फॉर फर्स्ट एग्जांपल डिफ्रॉक्सामिन। डिफ्रॉक्सामिन क्या होती है? हेमासाइड्रोसिस का एंटीडोट होता है, आयरन ओवरलोडेड का एंटीडोट होता है। जब किसी क्लाइंट को कॉन्टिन्यूअसली क्रॉनिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो उस कंडीशन के उसके टिश्यूज के अंदर आयरन का डिपोजिशन हो जाता है और आयरन के डिपोजिशन के कारण से हेमासाइड्रोसिस कंडीशन होती है। अब उस आयरन डिपोजिशन को बाहर निकालने के लिए आप ड्रग यूज लेते हैं डिफ्रॉक्सामिन। तो इसका मतलब जब आप किसी क्लाइंट को डिफ्रॉक्सामिन दे रहे हैं तो कॉमन फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी? उसके क्लाइंट के यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। सेकंड नंबर पे रिफाम्पिसिन, इट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स और इसके कारण भी हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज होता है। मैं कलर डिफाइन नहीं कर रहा हूं, हार्मलेस ऑरेंज कलर का कलर होता है। आपको इसकी टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा किसका कलर होता है, बस इतना याद रखना है कि इन चारों दवाइयों के कारण से हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज होता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? एक कोई 4 साल का बच्चा है या 5 साल का या 14 साल का कोई बच्चा है जिसको आप डिफ्रॉक्सामिन दे रहे हैं, देने के बाद में 4 घंटे के बाद में उसके पेरेंट्स आपके पास में भागते हुए आए कि देखिए मेरे बच्चे के यूरिन में से खून आ रहा है, तो आप क्या प्रायोरिटी एक्शन लेंगे? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, ऑप्शन बी नोटिफाई फिजिशियन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन हेमाटोक्रिट वैल्यू को चेक करना। तो आप सिंपल सी बात बोलेंगे डॉक्यूमेंट फाइंडिंग, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर नोज वेल कि डिफ्रॉक्सामिन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज होता है। तो यहां पर आपको डिफ्रॉक्सामिन मींस एंटीडोट ऑफ हेमासाइड्रोसिस कंडीशन, रिफाम्पिसिन मींस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, इसके कारण भी हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज होता है। थर्ड नाइट्रोफिरेंटियोन, ये बात मैं बताना चाह रहा था। नाइट्रोफिरेंटियोन वो मैंने यहां पर भी लिखा है नाइट्रोफिरेंटियोन। इसका मतलब नाइट्रोफिरेंटियोन क्या है? एक यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक है जो यूरिनरी ट्रैक इंफेक्शन को ट्रीट करने में काम में आती है और इसके कारण भी हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज होता है। हार्मलेस यूरिन कलर चेंज होता है। लास्ट फाइनली नैलिडिक्सिक एसिड, ये आईसीपी को इंक्रीज करती है। इसलिए बेसिकली किसी क्लाइंट को जिसकी आईसीपी ऑलरेडी बढ़ी हो, हेड ट्रॉमा कंडीशन हो, कोई ब्रेन ट्यूमर हो या कोई फिर एक्सीडेंट हुआ हो जिसमें ब्रेन की इंजरी हुई हो, उसको नैलिडिक्सिक एसिड नहीं देनी चाहिए। बेसिकली बच्चों के अंदर नैलिडिक्सिक नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके कारण से आईसीपी इंक्रीज होती है। सबसे पहली बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस फॉर्म में, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि मेथनामाइन, नाइट्रोफिरेंटियोन, नैलिडिक्सिक एसिड, 3 दवाइयां मैंने आपको बताई जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब आप पूछेंगे सर मीथेनामाइन नहीं बताया, तो मैं आपको बता देता हूं कि मीथेनामाइन यहां पर सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। पीजीआई 2015 से इस क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। पीजीआई 2015 से इस क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। मिथेनामाइन एक प्रकार की ड्रग है जो यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करती है और ये वर्क जब करती है जब इसकी एसिडिक जो पीएच, अपनी की बॉडी की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। इसका मतलब बॉडी की पीएच 5 से लोअर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आया ये समझने की कोशिश करिए। कोई क्लाइंट है, मिथेनामाइन दिया जा रहा है उसको, तो आपको प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ये आपको क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन में दे रखा होगा कि क्लाइंट को एसिडिक फूड प्रोवाइड करें खाने के लिए ताकि उसकी पीएच क्या हो, एसिडिक हो, और तब मिथेनामाइन अपना वर्क करेगी। संग में आपको एक बात और याद रखनी है, इट कॉजेस आल्सो क्रिस्टल यूरिया कंडीशन। इसका मतलब इस क्लाइंट को पानी ज्यादा पिलाना चाहिए। दोबारा मैं इस चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आराम से कूल होकर समझिए, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सेड दैट यू कि ये जो क्लास चलेगी ये क्विक रिकैप चलेगा। इसके अंदर सिर्फ आपको समझना है जो आपने प्रीवियस पढ़ रखा है उसको एक बार याद करना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। सिंपल, मिथेनामाइन का जो क्वेश्चन आता रहता है वो सिर्फ ये पूछने की कोशिश करता है कि जब किसी क्लाइंट को मिथेनामाइन दे रहे हैं तो आपको पता है कि किस एसिडिक पीएच पे वर्क करती है, किस पीएच पे वर्क करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिथेनामाइन एसिडिक पीएच पे वर्क करती है, 5 से लोअर में पीएच होनी चाहिए। नाइट्रोफिरेंटियोन के कारण से हार्मलेस यूरिन का कलर चेंज होता है, यही क्वेश्चन आता है। नैलिडिक्सिक एसिड के कारण से आईसीपी इंक्रीज होती है। यहां पर मैंने आपको एक दवाई के नाम के बारे में बताना भूल गया, फेनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए मैं इसको प्रोनाउंसिएशन भी कर रहा हूं और संग में लिख भी देता हूं।
फिना जो पायरिडिन, फिनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। ये फिनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड जो है, इसको आप याद रखें, ये कई बार एग्जाम में आती है। ये है यूरिनरी ट्रैक एंड फाइनली यूरिनरी ट्रैक एनाल्जेसिक्स। इसका मतलब जब किसी क्लाइंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो उसमें जो दवाई दर्द निवारण के लिए दी जाती है, एनाल्जेसिक दी जाती है, वो कौन सी होती है? फिनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड। एंड इट ऑल्सो कॉजेज हार्मलेस यूरिन कलर चेंज। तो आपको ध्यान रखना है 4 प्रकार की दवाइयां। फर्स्ट नंबर पे डिफ्रॉक्सामिन, इट इज ए एंटीडोट ऑफ हेमोसाइड्रोसिस कंडीशन। रिफाम्पिसिन, इट इज ए एंटीट्यूबरकुलर ड्रग। नाइट्रोफिरेंटियोन, इट इज ए यूरिनरी ट्रैक एंटीसेप्टिक। एंड फिनाजोपायरिडिन हाइड्रोक्लोराइड, इट इज ए यूरिनरी ट्रैक एनाल्जेसिक। इट ऑल कॉजेज आर हार्मलेस यूरिन कलर चेंज। नेक्स्ट नंबर पर अगर अपन देखने की कोशिश करें तो अपन यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजीज को लेने की कोशिश करते हैं जिससे आपको आने वाली ड्रग्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म है यूरिनरी रिटेंशन कंडीशन, यूरिनरी रिटेंशन कंडीशन। और सेकंड टर्म है यूरिनरी इनकंटिनेंस कंडीशन, यूरिनरी इनकंटिनेंस कंडीशन। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब यूरिन रिटेन होगा, इकट्ठा होगा। यूरिन क्या होगा? रिटेन होगा और इकट्ठा होगा, प्रॉपर आउटपुट बाहर नहीं निकलेगा। एंड यूरिनरी इनकंटिनेंस मतलब, यूरिन इनकंटिनेंस मतलब यूरिन कॉन्टिन्यूसली लीकी कंडीशन में बाहर निकलता रहेगा। अब आप इसको इस प्रकार से समझने लगिए कि इसके अंदर क्या होगा? ओवरफुल होगा। क्या? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा? ओवरफुल होगा। और इसके अंदर यूरिन रिटेंड होगा, इकट्ठा होता जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। और इसके अंदर यूरिन कंटिन्यूसली लीक होता रहेगा। यूरिन इनकंटिनेंस को मैं हल्का सा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार और अगर मैं 2 भागों में बांटूं तो यह बनेगा। फर्स्ट स्ट्रेस इनकंटिनेंस, स्ट्रेस इनकंटिनेंस। एंड सेकेंड नंबर पे अर्ग इनकंटिनेंस, अर्ग इनकंटिनेंस। ये बहुत शॉर्ट एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि अर्ग इनकंटिनेंस का क्या मतलब होता है। अर्ग इनकंटिनेंस और स्ट्रेस इनकंटिनेंस का मतलब क्या होता है? तो अर्ग इनकंटिनेंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड, इतनी तीव्र वॉइड। वॉइड का मतलब यूरिनेशन, मिस्चुरेशन, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द है। यूरिन पास आउट करने की जो प्रक्रिया है वो वॉइडिंग कहलाती है, या फिर यूरिनेशन कहलाती है, मिस्चुरेशन कहलाती है। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड, इतनी तीव्र इच्छा यूरिन पास आउट करने की, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल। सामने टॉयलेट है, अपन टॉयलेट में जाने से पहले ही यूरिन पास आउट कर देंगे, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? दैट क्लाइंट विल सफर विद द अर्ग इनकंटिनेंस कंडीशन। मैं पूरा लिख देता हूं। स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, कैन नॉट बी कंट्रोल। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे आप? इस कंडीशन को आप बोलेंगे अर्ग इनकंटिनेंस। एंड अगर अपन बात करें स्ट्रेस इनकंटिनेंस को, तो स्ट्रेस इनकंटिनेंस में होगा कॉज्ड बाय द कफिंग, स्नीजिंग, कफिंग, स्नीजिंग, छींकने खांसने के टाइम पे अगर यूरिन लीक होने लग जाए तो इस कंडीशन को बोलेंगे स्ट्रेस इनकंडीशन। इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा, यूरिन लीक हो गया, खांसी आई, यूरिन लीक हो गया, जुकाम, तेज छींकने से यूरिन लीक हो गया, दैट्स आर कंडीशन आर कॉल्ड स्ट्रेस इनकंटिनेंस। अर्ग इनकंटिनेंस, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू वॉइड दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, इस कंडीशन को आप बोलेंगे अर्ग इनकंटिनेंस। तो यहां पर आपके सामने बेसिकली 2 चीजें मिली आपको, एक तो यूरिन रिटेंशन कंडीशन और एक चीज मिली आपको यूरिन इनकंटिनेंस कंडीशन। यूरिन रिटेंशन का मतलब यूरिन का इकट्ठा होना और यूरिन इनकंटिनेंस मतलब यूरिन का कंटिन्यूअसली लीक होना। अब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। यहां पर हुआ यूरिन रिटेंशन एंड यूरिन इनकंटिनेंस कंडीशन जो हुई, यूरिन रिटेंशन और यूरिन इनकंटिनेंस कंडीशन जो हुई, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर देखिए यूरिन रिटेंशन में
कॉन्ट्रैक्शंस, कहां पे कॉन्ट्रैक्शन, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो ड्यूटेरस मसल्स होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शंस कम होंगे, जिसके कारण से यूरिन रिटेंशन होने लग जाएगा। और यूरिन इनकंटिनेंस में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहे हैं, जिसके कारण से यूरिन लीक हो रहा है। तो आपको अब दवाई कौन सी देनी है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस कम है, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस कम है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, तो यहां पर आप कौन सी दवाई देंगे, यहां पर आप देंगे कोलाइनर्जिक ड्रग्स, कोलाइनर्जिक ड्रग्स। और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन को घटाना है, यूरिन कंटिनेंस को कम करना है, तो आप दवाई देंगे एंटी कोलाइनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलाइनर्जिक ड्रग्स। अब आपको क्लियर है वाली बात, क्लियर हो गई होगी। अब इसी चीज को मैं एक बार और एक क्लासिकल व्यू से समझाने की कोशिश करता हूं। आपने एक नाम सुना होगा पैरालाइटिक इलियस, पैरालाइटिक इलियस। इसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एब्सेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए दवाई देंगे, वो होगी ड्रग ऑफ चॉइस बेथेनोल क्लोराइड, बेथेनोल क्लोराइड। इसका मतलब कोलाइनर्जिक ड्रग्स के अंदर आप क्या देंगे, बेथेनोल, बेथेनोल क्लोराइड, और एंटीकोलाइनर्जिक ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीब्यूटाइनिन ब्रोमाइड, ऑक्सीब्यूटाइनिन ब्रोमाइड, ऑक्सीब्यूटाइनिन ब्रोमाइड। आगे की तरफ कंटिन्यू करें, दोबारा से देख लीजिए इस वाली चीज को, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो यूरिन रिटेंशन कंडीशन में यूरिन रिटेंड हो रहा है, इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर की ड्यूटेरस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस कम हो रहे हैं, इस वजह से रिटेंशन हो रहा है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाना है, इसका मतलब कोलाइनर्जिक ड्रग देनी है। यूरिन इनकंटिनेंस में कंटिन्यूअसली यूरिन लीक हो रहा है, ओवर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्शंस को घटाने के लिए एंटीकोलाइनर्जिक ड्रग देनी है। ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, बेथेनोल क्लोराइड एंड ऑक्सीब्यूटाइनिन ब्रोमाइड। इसको इस प्रकार से भी याद रखना है कि पैरालाइटिक इलियस कंडीशन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो आप बोलेंगे बेथेनोल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि पैरालाइटिक इलियस कंडीशन में क्या होता है, जो पैरालाइटिक इलियस कंडीशन के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो एब्सेंट हो जाती है। क्लियर। आगे की तरफ अगर अपन देखें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बैक्टीरियल की बात कर रहे हैं, यहां पर आपके सामने दो ड्रग्स रखी जाएंगी। एक ड्रग है फ्लोरोक्विनोलॉन्स। मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं अलग अलग लिखी जाती है, एक साथ ही लिखी जाती है। इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर प्रोनाउंसिएशन क्लियर हो। फ्लोरोक्विनोलॉन्स। और यहीं पर एक और ड्रग्स अपन संग में रख लेते हैं, दूसरे ग्रुप की दवाई, उसको लिख देते हैं अपन यहां पर सल्फा ड्रग्स। अब इसमें आपसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो सबसे पहली बात फ्लोरोक्विनोलॉन्स के अंदर आपसे सबसे पहली बात पूछी जाएगी, मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, किस प्रकार से वर्क करेगी। तो आपको याद रखना है फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या करती है, डीएनए सिंथेसिस को रोकती है, किसकी सहायता से, गौर से समझिएगा, डीएनए गाइरेज नामक एंजाइम को इनहिबिट करके। यहां पर ये वाली बात आपको याद रखनी है, जो ऑप्शन में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा वो, कि गाइरेज नामक एंजाइम को इनहिबिट करके डीएनए सिंथेसिस को रोकती है, जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन नहीं होगा, बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन नहीं होगा, जिसके कारण से वृद्धि नहीं होगी, बैक्टीरियोस्टैटिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको ये वाली बात यहां पर क्लियर याद रखनी है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स क्या करती है, डीएनए गाइरेज नामक एंजाइम को इनहिबिट करके बैक्टीरिया में डीएनए सिंथेसिस को रोक के बैक्टीरिया के ग्रोथ को कम कर देती है। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें
सल्फा ड्रग्स, तो सल्फा ड्रग्स क्या कैसे करती है तो आपको यहां पर समझना है। सल्फा ड्रग्स मैं SD में लिख रहा हूं, SD मतलब सल्फा ड्रग्स क्या करेगी, सल्फा ड्रग्स फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक करके, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोककर, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोककर मतलब इनहिबिट करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देगी और बैक्टीरियोस्टैटिकल इफेक्ट देगी। क्यों? क्योंकि जब फॉलिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होगा तो बैक्टीरिया का भोजन जो कि फॉलिक एसिड होता है वो नहीं मिलेगा, जिसके कारण से क्या होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो यहां पर ये भी क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये भी क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन है। आपको ढंग से समझना है। दोबारा बोल देता हूं मैं एक बार आपके सामने कि फ्लोरोक्विनोलोन्स क्या करती है, डीएनए गायरेज नामक एंजाइम को इनहिबिट करके डीएनए के सिंथेसिस को रोकती है, जिसके कारण से बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। सेकंड कंडीशन पे सल्फा ड्रग्स क्या करती है, तो आप बोलेंगे फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोक करके और बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देती है। आगे की तरफ अगर अपन देखें, यहां पे ये है फ्लोरोक्विनोलोन्स और ये है सल्फा ड्रग। तो यहां पर अपन एक कॉमन ड्रग लेते हैं, आप बोलेंगे ऑफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन, गैमीफ्लॉक्सासिन। आगे की तरफ अगर हम यहां पर देखें, कॉट्रीमॉक्साजोल। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है। अपन नॉर्मली किसी क्लाइंट को सेप्सिस कंडीशन के अंदर, इन्फेक्शन की कंडीशन में ऑफ्लॉक्सासिन देते हैं, तो हम पर ये नहीं जानते हैं कि ऑफ्लॉक्सासिन किस यूज के लिए दे रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि ऑफ्लॉक्सासिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ये किस ग्रुप की दवाई है, फ्लोरोक्विनोलोन्स ग्रुप की दवाइयां हैं। एंड क्वाट्रीमॉक्साजोल सल्फा ड्रग्स के अंदर काउंट की जाती है। ये बेसिकली दो प्रकार के कंपोनेंट में रखी जाती है। ये इसके दो कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर बना होता है। पहला है सल्फा मिथॉक्साजोल, मिथॉक्साजोल, और दूसरा है ट्राइमिथोप्रिम। ट्राइमिथोप्रिम और सल्फा मिथॉक्साजोल मिलकर के क्वाट्रीमॉक्साजोल बनाते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर काउंट किए जाते हैं। आगे की तरफ अगर अपन देखें तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा, फ्लोरोक्विनोलोन्स किसी क्लाइंट को दे रहे हैं तो प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, PNI क्या होगा, क्या बात आपको माइंड में कैप्चर करके रखनी है। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, इट कॉजेज एक्लिस टेंडन rupturing, and second one is crystalluria। तो प्रियोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें अगर अपन, तो यहां पर एनकरेज फ्लूइड इनटेक, एनकरेज फ्लूइड इनटेक। अब आप बोलेंगे किस प्रकार से, तो समझ लीजिए जब कोई ड्रग क्रिस्टल यूरिया फॉर्म कर रही है, यूरिन में क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रही है, तो उसको पानी ज्यादा पिलाइए, अदरवाइज क्रिस्टल यूरिया होगा तो स्टोन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर ऑप्शन में मिले कि किसी क्लाइंट को ऑफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे रहे हैं, या फिर फ्लोरोक्विनोलोल दे रहे हैं, तो आपका दिमाग में कैप्टअप क्या रहेगा, तो आप बोलेंगे इंक्रीज फ्लूइड इनटेक एंड प्रिवेंट इंजरी करना, क्योंकि इसके कारण से बेसिकली पांव के अंदर तकने पे एक्लिस टेंडन्स में रैप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यहां पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा और वो है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम किस ड्रग का कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको सिंपल सा याद रखना है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सल्फा ड्रग। It is a type of photosensitivity reaction which causes itching in around the mouth, skin, and many type of lesions present over the mucosal membrane or the mouth or the body or the chest. Clear?